हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास में वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए सब्सक्राइबर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में रही है। वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में डिवाइड है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसे हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कहते हैं, और उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, जिसको हम उत्तर वैदिक काल सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के शहरों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और इसको अगर हम देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, और इसके बाद में कुछ दिन में 2-4 दिन में उत्तर वैदिक काल वीडियो के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, ये जो ऋग्वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है, इसके लिए आर्यों के मूल स्थान संबंधी बहुत से मत हैं। लोगों ने, बहुत से जो विद्वान हैं, उन्होंने बोला है कि आर्य एक्चुअली आए कहाँ से थे। तो जिसमें जितने भी विद्वान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मान्य है वो है मैक्स मूलर का मध्य एशिया बैक्टीरिया वाला जो मत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी को मान्यता दी गई है। ज़्यादातर यही लगता है। बाल गंगाधर तिलक को लगता है कि वो आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास को लगता है सप्त सैंधव प्रदेश से थे। दयानंद सरस्वती जी को लगता है तिब्बत से थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड को लगता है कि वो दक्षिणी रूस से थे। गंगानाथ झा को लगता है कि वो ब्रह्मऋषि देश से थे, और गॉर्डन गाइल्स महोदय को लगता है कि वो हंगरी तथा डैन्यूब नदी की घाटी से थे। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और जो बिल्कुल सही सटीक लगता है वो मैक्स मूलर का मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया के प्रदेश से आर्य रहे थे, ये बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि जो एशिया माइनर का जो या जो मध्य एशिया का जो एरिया था, वहाँ से हमें 1400 ईस्वी पूर्व में बोगाज कोई एक जगह है, वहाँ पे हमें ऋग्वैदिक काल में जो देवता मौजूद थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको लिंक कर सकते हैं। इसलिए इस बात से हम अनुमानित होता है कि जो वैदिक थे वो आर्य ईरान से आए थे। चलिए, तो अब आप आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हम पहले देख लेते हैं कि हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी कैसे मिलती है। तो 2 चीज़ें मिलती हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अभी जैसे मैंने आपको बताया, एशिया माइनर बोगाजगोई में जो हमें जगह है वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें जो उनकी भाषाएं हैं, इराक से प्राप्त 1600 ईस्वी पूर्व के कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व के मितन्नी अभिलेख में आर्य नामों का हमें उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो आर्य थे वो पश्चिमी एशिया से ही आए थे, उनकी भाषा की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल इसलिए ऋग्वेद बोलते हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी 4 इसके वेद हैं। इसके अलावा जो वेद हैं, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब की रचना बाद में हुई थी, उत्तर वैदिक कालीन में हुई थी, लेकिन ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक कालीन में हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वेद काल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति की। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, इस जो आर्य जहाँ निवास करते थे उसे सप्त सैंधव काल बोलते थे, जगह बोलते थे। सप्त सैंधव शब्द जो है वो 7 नदियों का संगम है, और जहाँ पर आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। 7 नदियाँ कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, इनके नाम भी लिखे गए हैं। जैसे आज जो नाम प्रेजेंट टाइम पे जो बोला जाता है वो, और जो पहले बोला जाता था वो, दोनों नाम लिखे हुए हैं। अस्कनी, चिनाब, चंद्रभागा, परुषणी, इरावदी नदी, शतुद्री, सतलुज, विपाशा, ब्यास, ये सारी नदियाँ जो हैं, ये इनको मिला के सप्त सैंधव प्रदेश बनता था। इसके अलावा ब्रह्मवर्त क्षेत्र, जैसे कि सतलुज नदी से यमुना नदी का जो क्षेत्र था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ये एक केंद्रीय स्थल था, और ब्रह्म ऋषि देश यानी गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, यहाँ पर आर्य आके बसे थे। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो जो आर्य थे, आर्यों का जीवन जो प्रारंभ में अस्थायी था, क्योंकि लोग कबीले के रूप में रहते थे। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। कृषि इनका सेकंड ऑप्शन था।
द्वितीयक क्षेत्र था, गौण पेशा था, लेकिन मुख्य पेशा इनका पशुचारण था। इन्हें हीन कर्म माना जाता था। भूमि को आर्य अपनी संपत्ति नहीं मानते थे, पशुओं को अपनी संपत्ति मानते थे, वो जानवरों को अपनी संपत्ति मानते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, परिवार की, और कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। और बहुत सारे जो परिवार हैं उससे मिलकर यानी कुल से मिलकर ग्राम बनते थे, उसके मुखिया को ग्रामिणी बोलते थे। ऋग्वेद में ग्रामिणी शब्द का उल्लेख तकरीबन 30 बार हुआ है। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे और विश के मुखिया को विशपति बोलते थे। जन, जिसे कबीले का भी कहा जाता था, उसके मुखिया को जनपति कहा जाता था। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख हुआ है। राजा का जो पद होता था युद्ध की आवश्यकता के अनुसार होता था। जैसे कोई धार्मिक कार्य अधिकार राजा को ऐसे होते नहीं थे, मतलब वो राजा था लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सारे धार्मिक कार्य वो कर रहा है। एक तरीके से वो कबीले का जो संरक्षण समान था, कि वो संरक्षक था अपने इस कबीले का। इस काल में राजा ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, बस इस काल में वो एक मुखिया समान था। राजकोष खाली था, कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, कर वगैरह का कोई हमें ज़्यादा स्थायी कर जो रहे हों ऐसा कुछ हमें अनुमान इस तरफ मिला नहीं है। और कुछ हमें गणों के बारे में पता चला है कि कुछ कबीले रहे होंगे या कुछ जो राजनीतिक व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ गण वगैरह थे। इतनी हमें जानकारी इस बारे में मिलती है। और ऋग्वेद में हमें गण का जो उल्लेख है वो तकरीबन 46 बार मिलता है। तो ये तो हो गई हमारी राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था में जैसे कि एक मैं आपको और बता देती हूँ, ऋग्वेद की सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विदत थी। सभा मुख्य रूप से जो एल्डर्स थे, जो वृद्ध जन थे उन और जो कुलीन लोग थे उनकी संस्था थी। इनके सदस्यों को सुजान बोला जाता था, सुजान। और समिति कबीलों की एक आम सभा थी जिसके जो प्रमुख थे उसको ईशान बोला जाता था। स्त्रियां केवल सभा में ही भाग ले सकती थी। और जो विदत में जो एक प्राचीन संस्था थी उसमें जो लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा जो होता था। बलि जो है प्रजा द्वारा अपनी मर्जी से दी जाती थी कि हमें बलि देने हैं। राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेता था। और तो ये हमारी बात हो गई है पूरी राजनीतिक व्यवस्था की। अब हम आगे चल के बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो समाज था एक कबीलाई समाज था। ये कबीलाई समाज था और उसमें पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक प्रथा थी, पशुपालन पर आधारित थे, कृषि सेकंड ऑप्शन था। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पशुपालन तथा युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल समाज में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। पुरुषों का ज़्यादा दायित्व था लेकिन महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। सती प्रथा, विधवा प्रथा, ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे, और ऐसी कोई कुरीतियाँ नहीं थी। समाज में विधवा विवाह भी था, अंतरजातीय विवाह भी था, स्वयं प्रथा भी थी, उपनयन संस्कार भी थे। ये सब प्राचीन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये महिलाओं में प्रचलन था। और नियोग प्रथा भी थी, पुरुषों में बहुविवाह का भी प्रचलन था, लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। गाय को वैदिक समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिए गए थे, काफ़ी महत्व दिया गया था, जिसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो है इस काल में वर्ण व्यवस्था एंड में आई, बिल्कुल ऋग्वैदिक काल जो खत्म होने वाला था तो अंतिम चरण में आई। वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहली बार हमें जो इसका 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। जैसे बताते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति सर से, और जो क्षत्रिय थे उनकी भुजाओं से, कंधों से हुई है। तो इस तरीके से शूद्र की पैरों से, तो इस तरीके से ऐसी मान्यता है, बोला जाता है कि ऋग्वेद में ऐसी बातें लिखी गई हैं। इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, मतलब कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको कैटेगराइज किया गया समाज में, लेकिन आप अपना काम चेंज कर सकते थे, इसमें लचीलापन था। जैसे विश्वामित्र जो थे पहले वो एक क्षत्रिय थे जो बाद में पुरोहित बन गए थे, लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे करके जटिल होती गई उत्तर वैदिक काल में, और उसमें उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर जो व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर हो गई, यानी पुरोहित का बेटा पुरोहित ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा पुरोहित नहीं बन सकता, और जो शूद्र है उसका बेटा शूद्र ही बनेगा। इस तरह से चीज़ें बदल चुकी थी और सख्त हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की। तो इस काल में जो ऋग्वेद कालीन जो व्यवस्था है वो ग्रामीण संस्कृति थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो पशुपालन था। गाय सबसे इम्पोर्टेंट
जानवर था, जैसे कि हमने बताया है, हमें सबको पता भी है ज़्यादातर इस बारे में। गाय को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जैसे ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि हमें देखने को मिलता है, और गाय के लिए गवेशन, गोशु, गेसु, गव्य आदि शब्द जो हैं वो उपयुक्त किए गए हैं। इसके बाद घोड़े का नंबर आता था। घोड़ा भी इम्पोर्टेंट था। ऊँट भी थे लोग, ऊँट और हाथी से भी लोग परिचित थे। हमें बाघ का उल्लेख नहीं मिलता, ऋग्वेद में बाघ का उल्लेख नहीं मिलता, ये लोग बाघ से परिचित नहीं थे। जो कृषि था इनका सेकंड ऑप्शन था। ऋग्वेद में कृषि को हीन कर्म बताया गया है, पहले पशुपालन बाद में कृषि। पूरे ऋग्वेद में केवल 24 बार ही हमें कृषि के ऊपर श्लोक मिलते हैं और 33 बार कृषि शब्द मिलता है। ऋग्वैदिक देवताओं से पशुओं की सुरक्षा हेतु प्रार्थनाएं की गई थी। कृषि में लकड़ी के हल, फौल जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया था। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ कृषि से संबंधित शब्द हमें इस काल में मिलते हैं, जैसे उर्वरा का मतलब होता है जोते हुए खेत, लांगल का मतलब होता है हल, करीशु का मतलब होता है गोबर खाद, अवट का मतलब होता है कुआं, सीता हल के निशान, और किवाश का मतलब होता है हलवाहा। बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। तो धार्मिक व्यवस्था में देवताओं का मानवीकरण किया गया था और बेसिकली प्रकृति की को पूजते थे। यज्ञ का प्रचलन भी सीमित था। कर्मकांड, बलि वगैरह बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी, ये आगे चल के बढ़ते गए थे। ध्वंस जो है वो इस प्राचीन देवता माना जाता है इस काल के, और ध्वंस की जो देवता की जो पत्नी थी वो पृथ्वी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो देवता इस काल में रहे थे वो थे इंद्र। इसके अलावा इंद्र, अग्नि, वरुण, ठीक है, इंद्र के अलावा अग्नि और वरुण को सर्वोच्च देवता माना गया है। इंद्र के लिए अगर हम देखें तो तकरीबन हमें 250 सूक्त मिलते हैं, और आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी तूफान का नेता इंद्र को माना गया है। अग्नि को ऋग्वेद के 5वें मंडल में अग्नि का सूक्त है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त में हमें मिलते हैं। ये दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे। इस काल में अग्नि देवताओं तथा मनुष्य के बीच एक तरीके से संबंध बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। तो जो वरुण थे उनको जल निधि का प्रतिनिधित्व माना गया है, और ये 3 देवता इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोम देवता। ये इनके लिए 114 सूक्त समर्पित हैं, और ये वनस्पति के देवता, सोमरस जिसे कहते हैं, उसके देवता माना गया है। और इसके अलावा अश्विन चिकित्सा के देवता थे, मरुत आंधी के देवता, यम मृत्यु के देवता, पूषण सड़क चारागाह के देवता, विष्णु 3 कदम वाले देवता, इनका संबंध यज्ञ से था, रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित देवता। ऋग्वैदिक काल की देवियां जो थी जैसे उषा, निशा, पृथ्वी, सरस्वती, ये सब थी। इंद्र इस काल के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, और उन्हें वर्षा का देवता, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देवता थे। इसके अलावा आकाश लोक के थे वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, आदित्य और अश्विन। अंतरिक्ष लोक के थे यम, मरुत, इंद्र, रुद्र, पुरन्य, वायु, वात, आप, प्रजापति, अदिति। पृथ्वी लोक के थे सरस्वती, पृथ्वी, अग्नि, अरव्य, सोम, बृहस्पति, अपानवात, मातर्श्विन, नदियों के देवता। ये तो हो गई हमारी धार्मिक स्थिति, जिसमें मैंने आपको बता दी कौन से नेता किस चीज़ से रिलेटेड थे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन पे। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है सारा, और इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी? तो इनमें से किस वैदिक साहित्य में? ऋग्वेद में, क्योंकि हमने इसमें ऋग्वेद की ही बात की है, तो ऋग्वेद है, उसमें हमने 4 वर्ण के बारे में पढ़ा, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है, 3रे मंडल में। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल कितना है? तो उसका सही उत्तर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था, और बाकी इनको जौ, गेहूं, चावल तीनों का ज्ञान था। जौ मुख्य फसल थी इनकी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
जैसे कि मैंने बताया कई बार पशुपालन और कृषि इनका सेकेंडरी ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म में ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे, अपने आसपास में चीज़ों में प्रकृति की पूजा ज़्यादातर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? जैसे कि मैंने बताया ऋग्वैदिक कालीन टाइम पे इंद्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेता थे और उन्हीं के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अच्छा, ये तो हमारा आज ऋग्वैदिक कालीन का वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है तो वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और इसके जो आपके जो पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं। जितना मैंने बोला है वो समझाने के लिए है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।